हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बीएससी 6 सेमेस्टर का जो टॉपिक कर रहे थे उसको ही आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो हम चैप्टर कर रहे थे वो फर्स्ट यूनिट कर रहे थे एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेज़र फिज़िक्स का। उसके अंदर बच्चों हमने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन हमने कर ली थी, जिसके अंदर हमने उसकी इंटरेक्शन एनर्जी कैलकुलेट की थी, ठीक है। तो इंटरेक्शन एनर्जी मैं एक बार लिख देती हूँ, आपकी कितनी आई थी। डेल ई एवरेज इंटरेक्शन एनर्जी जो हमने निकाली थी वो RHC अल्फ़ा का स्क्वायर जेड की पावर 4 डिवाइडेड में h का क्यूब l इंटू में l प्लस में हाफ इंटू में l प्लस 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, j स्टार का स्क्वायर माइनस l स्टार का स्क्वायर माइनस s स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड में हमारे पास 2 था, ठीक है। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे ये भी कहा था कि हम जब टर्म वैल्यू निकालते हैं तो टर्म वैल्यू हमारी किसके इक्वल होती है। अगर एवरेज हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की टर्म वैल्यू निकालें तो वो हमारी जो इंटरेक्शन एनर्जी थी ऑर्बिट और इसकी, उसको h माइनस एच सी से डिवाइड कर देते थे। यानी इस वैल्यू को माइनस एच सी से डिवाइड करेंगे तो माइनस में एच सी आपका यहाँ है, एच सी आपका यहाँ है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपका r अल्फ़ा का स्क्वायर जेड की पावर 4 डिवाइडेड में h का क्यूब l इंटू में l प्लस में हाफ l प्लस में 1 और यहाँ पे j स्टार का स्क्वायर माइनस में l स्टार का स्क्वायर माइनस s स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 था, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चे हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि एक टर्म है आपकी यहाँ पे r अल्फ़ा का स्क्वायर जेड की पावर 4 एन का क्यूब l इंटू एल प्लस में हाफ l प्लस 1, इसको ना मैं अल्फ़ा डैश कंसिडर कर लेती हूँ। तो हमारी जो टर्म वैल्यू है आपकी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की एवरेज वाली, वो माइनस में अल्फ़ा डैश और यहाँ पे j स्टार का स्क्वायर माइनस l स्टार का स्क्वायर माइनस s स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये वैल्यू को मैं अगर ये कह दूं कि ये मेरी क्या है, टर्म है एक, ठीक है। इसको टर्म शिफ्ट बोलते हैं। तो आपका पूरी जो टर्म वैल्यू थी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की एवरेज वैल्यू, वो माइनस में टो के इक्वल आ जाएगा, जहाँ पे टो की वैल्यू कितनी है आपकी अल्फ़ा डैश जे स्टार का स्क्वायर प्लस में एल स्टार का स्क्वायर, जे स्टार का स्क्वायर माइनस एल स्टार का स्क्वायर माइनस एस स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड में 2, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, इसकी टर्म की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, टर्म वैल्यू निकालनी है ना। तो मैंने अब क्या काम करना है, देखो बच्चे, इसके अंदर क्या होता है कि एक हमने क्या एक सेंटर मानना होता है, इस सेंटर के अबव और इस सेंटर के बिलो की वैल्यू बतानी होती है, ठीक है। तो इस सेंटर को जो आपने माना है ना, उसको इमेजनरी या हाइपोथेटिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो जिस सेंटर को मैंने क्या बोल दिया, टर्म नॉट बोल दिया कि ये मेरा हाइपोथेटिकल सेंटर है। तो आप इसके बाद में क्या लिखोगे, इसके बाद में ये बोलोगे कि इन स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी measures the spin and measures the shift of fine structure level from the hypothetical center of ground tau naught, ठीक है। हमने क्या माना, एक हाइपोथेटिकल सेंटर ऑफ ग्राउंड माना है, उसी के ही अबव और बिलो हमने कोई वैल्यू जो है वो बतानी है, ठीक है। तो जो टर्म वैल्यू आपकी इसके अंदर अब आएगी ना, वो इस हाइपोथेटिकल सेंटर से बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो हमारी माइनस में थी ही, और इसके अंदर क्या कर देते हैं, वो चीज़ ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो टर्म वैल्यू जो आएगी, टर्म वैल्यू ऑफ fine structure level is T is equal to tau नॉट माइनस में टो, ठीक है। टो नॉट माइनस में टो इसकी वैल्यू हो जाएगी। माइनस टो वाली तो आपके पास ऑलरेडी थी, आपने एक हाइपोथेटिकल सेंटर के साथ एक ग्राउंड बना दिया, ठीक है। इस ग्राउंड के बाद में आपने इस चीज़ को बताना है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से है तो आपने पहला लिया फॉर एस ऑर्बिट, हमने एस ऑर्बिट के बारे में बात की। एस के लिए एल 0 होता है, एस हमारा हाफ होता है, और जे की वैल्यू एल प्लस एस एल माइनस एस, तो ए की वैल्यू आएगी हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे
टो किसके इक्वल हो गया, हमारा 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म सेपरेट, ये टो क्या है, सेपरेशन एनर्जी तो बता रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दो, सेपरेशन एनर्जी टो इस पे डिपेंड कर गया। इसके अंदर एल तो मेरा 0 है, जे स्टार यानी कि हाफ इंटू में हाफ प्लस 1, और ये प्लस में भी है और माइनस में भी। क्यों, क्योंकि जे और एस की वैल्यू दोनों से सेम है, तो ये टर्म क्या होगी, 0। ये 0 होते ही टो यानी कि आपकी टर्म सेपरेशन जो था वो आपका 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज ऑल एस स्टेट्स आर सिंगलेट। सारी की सारी हमारी एस स्टेट जो है वो सिंगलेट स्टेट्स हैं। ठीक है, सेकंड टर्म लिखिए, सेकंड फॉर द पी ऑर्बिट। हम पी ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो पी ऑर्बिट के बारे में जब बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे L इज इक्वल टू 1 और S इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो J की वैल्यू आपके पास 2 आएंगी। ठीक है, J की वैल्यू अगर 2 आई है, दोनों के हिसाब से इसके अंदर पुट करना है, तो पुट करो यहाँ पे J की वैल्यू आपकी, एक S की वैल्यू आपको क्या करना है, L की वैल्यू को 1 और इसकी वैल्यू को हाफ अगर करते हैं तो J की 2 वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे J देखोगे तो L प्लस एस से लेके कितनी आ रही है, L माइनस एस तक जाएगी। तो L प्लस एस किया तो कितना आ गया आपका 3/2, और माइनस किया हाफ, इनके बीच की वैल्यू लेनी थी तो बीच की तो कोई वैल्यू आई नहीं, तो यही 2 वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मेरे को J की वैल्यू को 3/2 पुट करना है, यहाँ पे L को 1 पुट करिए और इसको ये पुट करिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जब इसको पुट करते हैं तो यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ J। अब J स्टार का स्क्वायर है तो रूट तो आएगा ही नहीं, तो J इंटू में J प्लस में 1 माइनस में L इंटू में L प्लस 1, और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस में S इंटू एस प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2 था मेरा। ठीक है, तो ये हाफ ऑफ अल्फ़ा डैश तो हम एक साइड ही कर देते हैं। ठीक है, हाफ ऑफ अल्फ़ा डैश एक साइड कर देते हैं, सिर्फ टॉ की वैल्यू निकालनी है आपको। तो यहाँ पे देखो J की वैल्यू को 3/2 पुट कर दिया, तो 3/2 इंटू में 3/2 प्लस 1, तो यानी कि 3 और 2 5, 5/2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, माइनस में L की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 2, माइनस में S कितना है, हाफ इंटू में हाफ प्लस 1 यानी कि 3/2। इसका मतलब ये रिजल्ट कितना आया, 15/4 माइनस में 2 माइनस के 3/4, तो आप एलसीएम लीजिए 4 का, तो 15 माइनस में 4 2 8 माइनस में ये हो गया आपका 3। ठीक है, 8 9 10 11। ठीक है, 15 में से 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 करेंगे तो कितना आ गया, 1। ठीक है, इसका मतलब जो रिजल्ट आया वो आपका 1 ही आया, और 1 को आपको अल्फ़ा डैश बाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा डैश बाई 2 ही तो आएगा। इसका मतलब यहाँ पे टो की वैल्यू कितनी आई, हाफ ऑफ अल्फ़ा डैश, किसके लिए, फॉर J इज इक्वल टू 3/2 के लिए। सिमिलरली अगर आप J की वैल्यू को हाफ पुट करेंगे तो बच्चा आपकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस में अल्फ़ा डैश आ जाएगी। ठीक है, किसके लिए, फॉर J इज इक्वल टू हाफ। जैसे हमने अभी पुट किया है ना ये, वैसे ही आपको सिमिलरली यहाँ पे पुट करोगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो कितना आ गया, हाफ पुट करना है अब आपको J की वैल्यू, तो 3/4 ही हो जाएगी। तो 3/4 से तो 3/4 आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना बचा, 2, तो 2 और अपॉन में ये हाफ ऑफ ये था। ठीक है, और ये माइनस का है तो माइनस तो यहाँ आ जाएगा, और इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस के अल्फ़ा डैश आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आपके 2 वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, तो अब इसका अगर ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ लास्ट में बना देंगे, पहले टर्म सी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सी के लिए देखो फॉर डी ऑर्बिट। ठीक है, हम डी, क्योंकि उसके साथ तो कंपेयर कर ही नहीं सकते ना, ये तो सिंगलेट टर्म्स थी। अब किसके लिए लेने के चलना है, डी ऑर्बिट के लिए निकाल लेते हैं। डी के लिए हमें पता है L इज इक्वल टू 2 है, S इज इक्वल टू आपका हाफ है, J की दिस प्लस दिस से लेके दिस माइनस दिस, तो ये कितनी टर्म्स आ गई आपकी, 5/2 और 3/2 टर्म्स आ गई हैं। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से इसके अंदर पुट करोगे ना बच्चे, तो आपके पास J की वैल्यू 5/2 के लिए आपकी कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा डैश टो की वैल्यू, और आपकी माइनस के 3/2 A डैश आपकी अल्फ़ा डैश आपकी वैल्यू आ जाएगी J इज इक्वल टू 3/2 के लिए। ठीक है, तो यानी कि अब हमें इसकी वैल्यूज़ यहाँ से मिल गई हैं एस पी डी के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आप एफ ऑर्बिट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि एफ ऑर्बिट के लिए आपके पास कौन कौन सी आएंगी। एक तो
जो आपका L है, ठीक है, वो तो 3 हो गया, S अपना हाफ हो गया, और J की वैल्यू कितनी होगी बेटा 3/2 से प्लस दिस और 3/2 माइनस दिस, तो एक तो आपकी 7/2, एक 5/2। जब आप 7/2 पुट करोगे J की वैल्यू, तो आपकी टो की वैल्यू आएगी आपकी कितनी बताइए, टो की वैल्यू आएगी 3α-2। ये आप जब सॉल्व करोगे ना तब अपने आप आ जाएगा, मैंने एक सॉल्व करके बता दिया है आपको, ठीक है। इसको लेंथी ना करते हुए मैं सीधा वैल्यू लिख रही हूँ, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर एक जो प्लस उसमें है, ठीक है, जो आपका हाफ होगी माइनस वो 3/2 होगी, 5/2 होगी, ठीक है। हुन्स रूल ये कहता है ये लाइज द डिपेस्ट, ठीक है। J की वैल्यू जिसकी कम होगी वो लाइज द डिपेस्ट, ठीक है, इसके अंदर अभी तक, ठीक है। तो इसके अंदर वैसे देखेंगे तो ये इसके नीचे लाई करेगा, या फिर आप कह सकते हो जो वैल्यूज ये माइनस में जाएगी मेरे ख्याल से, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो एक हाइपोथेटिकल सेंटर माना हुआ है ना आपने, इसके ऊपर पॉजिटिव वाली टर्म रख दीजिए और नीचे क्या करना है नेगेटिव वाली टर्म रखनी है, ठीक है। तो आपने यहाँ से देखो क्या किया, P ऑर्बिट देखा तो P के अंदर J जब हाफ था तो नेगेटिव वैल्यू थी, और G जब 3/2 था तो प्लस के हाफ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या किया मैंने, अब यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये मेरा एक हाइपोथेटिकल सेंटर है, ठीक है। इसको मैंने नाम रख दिया कि ये मेरा टॉ नॉट है, हाइपोथेटिकल सेंटर, ठीक है। फॉर द P ऑर्बिट के लिए मैंने इसको ड्रॉ करना स्टार्ट किया, तो ये इस तरीके से मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ ये आपकी 2 आ गई। अब ऊपर किसकी एनर्जी गई और नीचे किसकी कितनी आई इससे, तो ऊपर वाली तो इस सेंटर से, इस ग्राउंड सेंटर से पॉजिटिव वाली आएगी, पॉजिटिव कितनी थी α/2, और नीचे कौन सी थी नेगेटिव वाली α', ठीक है। ये देखो ना इसके अंदर, यहाँ से देखो P ऑर्बिट के लिए 3/2 के लिए तो पॉजिटिव है और हाफ के लिए माइनस α' है, तो माइनस तो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सीधा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया आपका α' लिख दिया, ठीक है। ये तो किसके लिए हो गया बेटा P ऑर्बिट के लिए हो गया, ठीक है। तो P के लिए ये 3/2 के लिए हो गई, और ये J हाफ के लिए था तो P हाफ के लिए हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया हमने, इसकी वैल्यू को देखा तो ये कितना हो गया हमारा, थोड़ा कम हो गई, ठीक है, इससे कम हो गई। तो यहाँ पे देखो क्यों कम बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं, आपको इसका फॉर्मूला पूरा याद था टर्म निकालने का, वहाँ डिनोमिनेटर में L था, डिनोमिनेटर में L की वैल्यू, यानी कि जैसे जैसे मैं L इंक्रीज करते जाऊंगी टर्म सेपरेशन डिक्रीज होता जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली ये देखना है कि ये कम कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब कौन सी आएगी, यहाँ पे ये वाली वैल्यू P, अब P नहीं D के लिए आएगा 5/2 और D 3/2, क्यों, क्योंकि D के अंदर भी तो इसी तरीके से था कि एक 3/2 के लिए तो नेगेटिव 3/2 α' और 5/2 के लिए प्लस अल्फा है, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे इस चीज़ को पुट कर दीजिए कि ये कितनी हो जाएगी आपकी प्लस α' और इसके लिए कितनी हो जाएगी 3α'/2, ठीक है। उसके बाद F के लिए जाते हैं तो और कम हो जाएगी एनर्जी सेपरेशन, देखा था ना एनर्जी सेपरेशन L के साथ चेंज होता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमारी कितनी हो जाएगी F 7/2 के लिए, और ये F कितनी हो जाएगी 5/2 के लिए हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3α'/2, और ये कितना है 2α' आ जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से ये हम सारी की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपके पास क्या पॉइंट्स आते हैं यहाँ से बच्चे, हमारे पास ये पॉइंट्स निकल के आते हैं कि जो हमारा सेपरेशन है, ठीक है, सेपरेशन डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n, ठीक है। जैसे जैसे हम n बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि n उसके न्यूमिनेटर में आ रहा है, ठीक है, तो n जैसे बढ़ता जाएगा सेपरेशन हमारा डिक्रीज होता जाएगा, n डिनोमिनेटर में सॉरी, ठीक है, n इंटू हाफ इंटू में हाफ प्लस 1 ये चीज़ थी ना, ठीक है। तो आपकी इसके साथ ये क्या करेगा आपका डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। उसके बाद और दूसरी टर्म्स में क्या बताएंगे हम, ठीक है, और ये बताएंगे हम, पहला तो ये आ गया, सेकेंड ये कहता है कि जो सेपरेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज वैल्यू ऑफ L, ठीक है, L के इंक्रीजिंग के साथ भी ये क्या करेगा हमारा डिक्रीज ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये पूरा टॉपिक हो चुका है। आगे हम किस चीज़ के बारे में करते हैं, हमारे पेनिट्रेटिंग और नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के बारे में करेंगे, ठीक है। बच्चे ये ध्यान दो, ये हमारा n था, n का क्यूब, ठीक है। h से तो h से हमने काट ही दिया था, ठीक है। ये कितना है आपका
n का क्यूब है, इसको ध्यान देना, ये n का क्यूब है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, इसका जब हमने 1/r की वैल्यू निकाली थी तो ये हमारा n का क्यूब आया था। इसको करेक्ट कर लेना अगर मिस्टेक हो रखी है तो, ये n का क्यूब है, ठीक है। तो n अब इसके डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में होने की वजह से ये क्या कर रहा है, आपका चेंज हो रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है उसके सेपरेशन एनर्जी को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर द पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट, ठीक है। चलिए spin orbit interaction for non-penetrating orbits। अब हमें क्या करना है, नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट का केस लेके चलना है, उसके लिए बताना है, ठीक है। तो अब देखो बेटा कि इसके अंदर मेन जो चीज़ है आपकी, ठीक है, वो s इज इक्वल टू हाफ के उसमें है, ठीक है, और n और k यहाँ पे दोनों नियरली इक्वल भी होते हैं, ठीक है। तो जो मेन j की वैल्यू आपकी इसके अंदर, क्योंकि वहाँ पे जब फॉर्मूला देखा है तो j स्टार का स्क्वायर माइनस l स्टार का स्क्वायर माइनस s स्टार का स्क्वायर है, तो j की वैल्यू कितनी लाई कर रही है, आप कहोगे कि मैम l प्लस एस से l माइनस एस तक थी, तो s आपका दो वैल्यूज़ कैरी करता है, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। तो यानी कि हमें इसके अंदर j की वैल्यूज़ को वो दोनों पुट करने पड़ेंगे आपको, दोनों के लिए आपको उसके अंदर फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर उनके बीच का सेपरेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस तरीके के सेपरेशन की उसमें हम निकालते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स के लिए स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन निकालना बोलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कहेंगे कि फॉर सिंगली ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन s इज इक्वल टू हमारा, क्योंकि हाफ है तो j की वैल्यू l प्लस हाफ और l माइनस में हाफ होगी, ठीक है। और हमारी जो टॉ की वैल्यू थी वो मेरी अल्फ़ा डैश j स्टार का स्क्वायर माइनस l स्टार का स्क्वायर माइनस s स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 था, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इनके बीच का सेपरेशन निकाल लेंगे, दोनों s से रिलेटेड के बीच में, ठीक है। तो वो हम बोल देंगे कि वो मेरा टर्म के अंदर भी और मतलब सेपरेशन कितना आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखेंगे, अब इसके अंदर टर्म सेपरेशन अब कितना आ रहा है स्पिन ऑर्बिट के केस में, जब हम s प्लस हाफ और माइनस हाफ लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि फोर s हमारा कितना है, प्लस हाफ लेके चल लिया तो j हमारा l प्लस में हाफ हो जाएगा। अगर j की वैल्यू आपकी ये है अभी हमारी, ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे कि इसको आप कहोगे कि इसको j1 कंसिडर कर लेते हैं। जब s की वैल्यू इतनी थी तो टॉ1 किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फ़ा डैश j इंटू में j प्लस में 1 और माइनस में l इंटू l प्लस 1 माइनस में s इंटू s प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो j की वैल्यू को ये पुट करना है, j की वैल्यू को अगर ये पुट करेंगे तो अल्फ़ा डैश और j आपका l इंटू में l प्लस 1 हाफ, l प्लस हाफ था और फिर l प्लस 1 है, j प्लस में 1 है ना, तो j l प्लस हाफ प्लस 1 और हो जाएगा, तो यानी कि हाफ प्लस 1 3/2, तो ये l प्लस 3/2 हो जाएगा, माइनस में l इंटू l प्लस 1 और माइनस में s इंटू s प्लस 1, ठीक है। तो ये कहता है कि यहाँ पे s की वैल्यू कितनी है, हाफ इंटू में हाफ प्लस 1 है, ठीक है। ये भी वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी और जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा, एक सॉल्व करवा देती हूँ मैं। तो ये कितनी होगी, देखो l का स्क्वायर हो गया प्लस में 3/2 l हो गया प्लस में हाफ ऑफ l हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 3/4 हो गया, ठीक है, माइनस में इसके साथ करेंगे l का स्क्वायर हो गया माइनस में l हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो हाफ
इंटू में हाफ प्लस 1 3/2, 3/2 इंटू में हाफ कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 3/4 इस प्लस 3/4 से कैंसिल, एल का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा 3/2 प्लस में 1/2, तो 3/2 प्लस 1/2, 3 प्लस में 1 4, 4/2 एल, 4/2 एल मतलब 2l, 2l में से एक एल गया, एक एल बच गया। ठीक है, और डिवाइडेड में ये 2 चल ही रहा था। ठीक है, तो एक एल यहाँ पे बच जाएगा, तो ये रिजल्ट आ गया अल्फा डैश l/2। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये पूरा रिजल्ट आ गया। यहाँ पे भी एक 2 बच रहा था हमारा, हमने ये पुट कर दिया। क्लियर है इतना? तो आपका टॉ डैश की तो वैल्यू ये आ गई। अब हमने किया है फॉर s इज इक्वल टू -½ कंसिडर किया, तो J2 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, L माइनस में हाफ हो गया। और J2 जब आपने लिया है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा टर्म सेपरेशन सेकेंड वाले का कितना हो जाएगा, अल्फा डैश अल्फा माइनस में हाफ, J इंटू J प्लस 1 करना है तो -½ प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस का हाफ, तो L प्लस में हाफ हो जाएगा, माइनस में L इंटू में L प्लस 1, माइनस में -½ इंटू में आपका माइनस में हाफ प्लस 1। ठीक है, क्योंकि s हम -½ पुट कर रहे हैं और डिवाइडेड बाई 2 हमारा आता है, ये कर देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, तो माइनस में अल्फा डैश L प्लस 1/2 आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, दोनों के बीच का सेपरेशन देखना था कि अब इन दोनों के बीच में टर्म्स में क्या सेपरेशन है। तो डेल टॉ आपका किसके इक्वल हो जाएगा, टॉ 1 माइनस में टॉ 2 के। ठीक है, इन दोनों को टॉ 1 का रिजल्ट कितना था, अल्फा डैश l/2 और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस अल्फा डैश l प्लस 1/2। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये पूरा का पूरा कितना आ जाएगा आपका, अल्फा डैश बाई 2 तो वो हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा l/2 तो l हो गया, अल्फा डैश तो कॉमन हो गया, और l/2 प्लस l/2 तो l हो गया, और प्लस में 1/2 हो जाएगा। तो यानी कि इसका पूरा रिजल्ट कितना आया, अल्फा डैश l प्लस 1/2। ठीक है, और हमें अल्फा डैश की वैल्यू भी तो पता है, r अल्फा स्क्वायर z की पावर 4 डिवाइडेड में n का क्यूब l इंटू में l प्लस में हाफ इंटू में l प्लस 1 था। तो अगर मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देती हूँ तो टॉ डैश इज इक्वल टू दिस इंटू में कितना था हमारा, डेल टॉ का रिजल्ट वाला हमें करना था ना, डेल टॉ का। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा डैश का ये रिजल्ट हो गया और इसका ये वाला पुट कर देते हैं इसके अंदर, l प्लस में हाफ वाला, तो ये हमारा इससे कैंसिल हो गया। तो आपका जो डेल टॉ है वो सिर्फ कितना निकलेगा, r अल्फा स्क्वायर z की पावर 4 डिवाइडेड में n का क्यूब l इंटू में l प्लस 1। क्लियर है? ठीक है, तो अब एग्ज़ाम में अगर आता है इसके अंदर, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ये जो टर्म वैल्यू है आपकी वो डायरेक्टली इसको और भी कुछ सॉल्व करके लिख सकते हैं, 5.8 इंटू में z की पावर 4 डिवाइडेड में आपका बनता है n का क्यूब l इंटू में l प्लस में 1। ठीक है, तो सिंपली आप ये कहोगे कि ये हमारा एटॉमिक नंबर की पावर 4 और n के क्यूब के क्या होता है, इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और L का कॉन्सेप्ट देके चलेगा तो इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो सिर्फ इतना ही है, लेकिन कई बार स्क्रीनिंग इफेक्ट भी आ जाता है। केमिस्ट्री वाले सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इसके अंदर कंसिडर करते हैं तो कंसिडरिंग screening of nucleus by core electron, the doublet term separation is कितना हो जाएगा, तो वो एक सिग्मा इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, ये होता है कि कितना हमारा मतलब जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है ना, कितना उसके अंदर डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम वो बोलते हैं कि जितना आता जा रहा है उतना उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट आता जा रहा है। तो उसको अगर हम लेंगे, उसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं तो वो हो जाएगा 5/2 z माइनस में सिग्मा का पावर 4 अपॉन में n का क्यूब l इंटू में l प्लस 1। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हो कि डबलेट टर्म सेपरेशन जो है वो n के साथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। n इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, और वही l के साथ भी ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। l इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि डबलेट
term separation decreases with increase n, सेकेंड बोलोगे decreases with increase l, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के लिए ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। डबलेट टर्म सेट जो आपका स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन फॉर नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के लिए कंप्लीट है। बिल्कुल इजी है ना, जस्ट जे की वैल्यू l प्लस हाफ पुट करो, l माइनस हाफ पुट करो, एक वो निकालो और यहाँ पे बाद में क्या कर देना है, स्क्रीनिंग फैक्टर ऐडअप कर देना है, ठीक है। बस इतना ही करना था इसके अंदर। अब डाल लीजिए हेडिंग आपकी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन फॉर द पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट, ठीक है। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन फॉर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स, ठीक है। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन फॉर द पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के लिए निकालना है। तो बेटा इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपने इलिप्टिकल सेंटर माने हुए थे ना, यहाँ पे तो हमने एक मतलब वैसे ही एस के फैक्टर के बिहाफ पे बताया था, ठीक है। इसके अंदर तो हमने एस का प्लस हाफ और माइनस हाफ कर दिया था, ठीक है। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, आपने जो भी ऑर्बिट लिया हुआ है इलिप्टिकल ऑर्बिट, उसका इनर और आउटर पार्ट कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जब इनर और आउटर पार्ट कंसिडर करते हैं तो जो टर्म शिफ्ट हम निकालते हैं ना, वो टाइम के अकॉर्डिंग निकालेंगे कि कितना चेंजमेंट आ रहा है उसके अंदर जब आपका टी टाइम लेके चल रहे हो, ठीक है। तो अगर इनर पार्ट है और आउटर पार्ट है उसको भी पर्टिकुलर हम नाम दे देंगे, ठीक है। जैसे नॉट के लिए आपका आउटर पार्ट, आई के लिए इनर पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी के लिए हमने इसको बताना है और जस्ट इसमें थोड़ा बहुत क्या रहेगा, आपका लर्निंग पार्ट रहेगा, ठीक है। तो वो जैसे आपका पूरा सॉल्व हो रहा था, ये थोड़ा सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको देखो, फॉर द पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट ऑफ हैवियर एलिमेंट, जो आपकी इक्वेशन थी ना पूरी टॉह वाली, ठीक है, कैन बी अप्लाइड इसको भी मान लो, ठीक है। जो आपका ये इस तरीके से आई थी ना आर इन्फिनिटी वाली, ठीक है, उसी को ही ये कंसिडर कर लो। आर इनफाइनाइट वाली जो आपने टर्म निकाली थी ना, यहाँ से कहाँ गई वो आपका, ये हमने किया था ये वाला, ठीक है। और ये हाफ से ये आपका कट गया था और ये वाली टर्म आई थी, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं, मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अब इसका यूज़ करेंगे इन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, ठीक है, कैन बी अप्लाइड बाय कंसिडरिंग द inner and outer parts of elliptical orbits separately, ठीक है। तो आपने ये इसके अंदर कर रखा है, तो आपने इनर के लिए आई को रिप्रेजेंट करेंगे टो को और आउटर के लिए ओ को, ठीक है। तो डेल टो आपका इनर के लिए कितना आ जाएगा, आर अल्फा स्क्वायर जेड आई की पावर 4 एन आई का क्यूब एल इंटू में एल प्लस 1, क्योंकि ऑर्बिट तो वही रहना है, ठीक है। और आउटर के लिए ये कितना हो जाएगा हमारा, आर अल्फा का स्क्वायर जेड आउटर की पावर 4 एन आउटर का क्यूब एल इंटू में एल प्लस 1, ठीक है। तो अब ये कहता है, अब जो पूरा टर्म आपने जैसे उसके अंदर स्पिन का चेंज बताया था ना, तो आपने दोनों को सेपरेट वो कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या बताएंगे, इसके अंदर जो बताना है दोनों को एडअप करके टाइम के कॉन्सेप्ट के साथ बताना है, ठीक है। तो ये डेल टॉ नॉट टी नॉट बाई टी आपका आउटर के लिए हो जाएगा और प्लस में डेल टॉ आई टी आई बाई टी आपका इनर पार्ट के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे एज्यूम दैट फॉर most of total time t in an orbit
द इलेक्ट्रॉन remains outside the न्यूक्लियस। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि टी टाइम के अंदर, टोटल टाइम जब टी मान के चल रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन मेरा आउटर में ही है। ठीक है, तो यानी कि टोटल टाइम टी और जो टी नॉट टाइम आपने कंसीडर कर रखा है वो तो दोनों एक ही हो गए। अगर एक ही है तो हम वहाँ पे टी नॉट ना लिख के क्या लिखेंगे, टी ही टाइम लिखेंगे। ठीक है, तो अगर वो लिखेंगे तो टी नॉट आपका टी टाइम अगर हो जाता है तो यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन नॉट का क्यूब एच का क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड में, आप इस चीज़ को ये लिखोगे उस टाइम पे उसकी आउटर बताने के लिए, इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर कंसिडर कर रहे हो तो टोटल टाइम इस अकॉर्डिंग दोगे। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, e की पावर 4 जेड का स्क्वायर। ठीक है, जेड नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम टी आई के लिए बता रहे हैं तो इसके अंदर आई के एक बस ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आई के लिए एन आई का क्यूब एच का क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर एम ई की पावर 4 जेड आई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो बस ये उसके अंदर ही पुट करनी है। तो आपका डेल टॉ किसके इक्वल हो जाएगा, आर अल्फ़ा का स्क्वायर जेड नॉट की पावर 4 डिवाइडेड बाय एन नॉट का क्यूब L इंटू में L प्लस में 1। ठीक है, अब इसका तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं था लिखने का, क्योंकि टी नॉट बाई टी, और टी नॉट आपका मतलब हमने ये मान लिया कि इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड में ही है वो, तो ये तो टी टाइम के इक्वल था, तो टी से टी तो वैसे ही कट गया, तो ये लिखने की तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वैसे ये बताया हमने ताकि हम इसको भी बता सकें। ठीक है, तो यहाँ पे से तो ये इतना आ गया। अब किसके लिए बताना है, डेल टो आई के लिए लिखेंगे और टी आई बाई टी कर देंगे। ठीक है, तो आप इसके अंदर लिखिए, और ये टी किसके इक्वल हो जाएगा, ये टी वही आउटर वाला ही होगा, तो हम वहाँ पे इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आर अल्फ़ा का स्क्वायर जेड आई की पावर 4 डिवाइडेड बाई एन आई का क्यूब एल इंटू में एल प्लस 1, तो इतना हो गया। और यहाँ एन आई का क्यूब एन नॉट का क्यूब इंटू में आपका कितना हो जाएगा, जेड नॉट का स्क्वायर बाय जेड आई का स्क्वायर। क्यों, वो इसलिए किया मैंने क्योंकि इन और इसको अगर डिवाइड करूँगी तो सिर्फ एन आई और एन नॉट और आपका जेड आई और जेड नॉट वाला ही टर्म आपका बचेगा, अदरवाइज और तो सारा कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो सारा ना लिख के मैंने इनको सिर्फ इतना ही लिखा है। ठीक है, तो जेड आई का स्क्वायर है तो आपका एक 2 यहाँ बच गया, और एन आई का क्यूब तो पूरा का पूरा ही कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एन नॉट का क्यूब इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ही ले लेते हैं, तो ये आर अल्फ़ा का स्क्वायर जेड आपका जेड नॉट का स्क्वायर कर लेते हो क्योंकि एक इसके साथ भी है। ठीक है, तो और यहाँ पे भी था ना, तो जेड नॉट का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एन नॉट का क्यूब एल इंटू एल प्लस 1 पूरा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये आ जाएगा तो बेटा यहाँ से क्या बचा, सिर्फ जेड नॉट का स्क्वायर प्लस में जेड नॉट का स्क्वायर यहाँ से तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, जेड आई का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये वाला फैक्टर बच गया। लेकिन अगर हम क्या मान के चल रहे हैं, हैवी एलिमेंट लेके चल रहे हैं, तो उस हैवी एलिमेंट के लिए जेड इनर पार्ट का जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो मेरा आउटर पार्ट से ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि जेड मेरा इनर पार्ट का जो होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर